उनकी जर्नी से मैं खुद पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है? कहीं ऐसे वाले डाउट भी थे आपके दिमाग में? आपके पास सफिशिएंट मोटिव होना चाहिए कि आप क्यों सिविल सर्विसेज करना चाह रहे हैं। सोशली थोड़ा सा कट ऑफ हो जाता है क्योंकि आप नेचुरली उतना लोगों से नहीं मिल पाते। सोशल मीडिया को अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करें और उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, ना कि उस पर अपना समय खराब करें। आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट हैं। उनके बारे में बताने से पहले मैं इतना बता दूं कि उनकी जर्नी से मैं खुद पर्सनली बहुत इंस्पायर हुआ हूं, क्योंकि एक समय ऐसा था जब हम एक साथ क्रिकेट खेलते थे लेकिन उसके बाद जो चेंजेस आए और उन्होंने जो प्रोग्रेस की है, नाउ मैं आप लोगों को इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं निशांत यादव जी से, जो 2013 के बैच से पास आउट हैं। उससे पहले इन्होंने IIT दिल्ली से बीटेक की डिग्री की, लेकिन IIT दिल्ली में बीटेक की डिग्री करने के बाद भी उनको लग रहा था कि नहीं, दिस इज़ नॉट, ये वो जर्नी नहीं है जो मेरे लिए है। एंड देन ही डिड सम चेंज, और वो चेंज आज एक ऐसी पोजीशन को लीड कर रहे हैं जहाँ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। तो आज हम उनकी जर्नी उन्हीं से जानेंगे कि क्या ऐसे वो फैक्टर्स रहे हैं जहाँ से उन्होंने अपने डिसीजंस बदले और आज एक ऐसे मुकाम पर हैं जहाँ से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में एफर्ट्स, इन्फ्लुएंस ऐड कर रहे हैं। सो निशांत जी, आपका स्वागत है। थैंक यू उदय भाई। सबसे पहली मेरा पहला सवाल यहीं से शुरू होता है। दिस वाज रियली अ बिग चेंज कि IIT में आपका सिलेक्शन हो जाना। आपने बहुत यू वर इन कोटा, सो वहाँ से आप IIT दिल्ली में थे। फिर उसके बाद ऐसा क्या हुआ कि आपको यहाँ आना, क्योंकि आपने ये डिसाइड किया कि मुझे इस जर्नी में जाना है? देखिए, मैंने 10th के बाद आई चॉज मैथमेटिक्स इज माई सब्जेक्ट, तो 11th 12th मैंने मैथ्स में की और 2006 में मेरा IIT में सिलेक्शन हुआ। 2006 to 2010 मैंने इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने एक साल एक प्राइवेट सेक्टर में काम भी किया, एक इन्वेस्टमेंट बैंक में। तो वहाँ उस दौरान आई रियलाइज्ड कि प्राइवेट सेक्टर में जो मेरा अपना खुद का माइंडसेट है वो उतना उस हिसाब से नहीं है कि मैं पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर में काम करूँ। मुझे सोशल सर्विस, लोगों से मिलना, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, गवर्नमेंट सेटअप में काम करना, वो ज़्यादा अच्छा लगता है। मेनली इसका एक रीज़न ये भी था कि जो मेरी एजुकेशन है, एक तो वो गवर्नमेंट स्कूल से हुई थ्रू आउट, और फिर इंजीनियरिंग भी जब IIT से की तो एक तरीके से गवर्नमेंट चूँकि सिस्टम से हमने एजुकेशन पाई है, तो एक वो मन में भाव था कि किस तरीके से सोसाइटी को, गवर्नमेंट को पे बैक करें। और एज अ रिजल्ट फिर मैंने एक साल प्राइवेट सेक्टर में काम करने के बाद आई रियलाइज्ड कि आई शुड परस्यू माई सिविल सर्विसेज ड्रीम। एंड फिर 2011 एंड में मैंने अपनी प्रिपरेशन शुरू की एंड 13 में मेरा सिलेक्शन हो गया। सो इट टेक लाइक 2 साल आपने लिए इसमें? रफली 1.5 years लगे मुझे ये क्रैक करने में। एंड आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में ही सिलेक्शन हो गया। बट ऑन एन एवरेज मैं आई वुड से कि रफली 1.5 से 2 साल, 1-1.5-2 साल लग जाते हैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर। तो वो निशांत जी, वो कौन से फैक्टर्स थे जिसमें आपने सोचा कि एक तो आपने कहा कि मुझे लोगों से बात करनी थी, मुझे लोगों के लिए काम करना था, प्राइवेट सेक्टर में एक्सपीरियंस किया आपने, तो आपको कहीं ऐसा नहीं लगा कि क्या ये मेरी स्ट्रेंथ है? कहीं ऐसे वाले डाउट भी थे आपके दिमाग में? नहीं, एक्चुअली आपका हर किसी इंडिविजुअल का एक ओरिएंटेशन होता है कि उसको किस तरह का काम पसंद है। सिविल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं, चाहे वो IAS IPS हो, चाहे कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उसके सबके अपने पॉजिटिव नेगेटिव हैं। जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव मैं अपने हमारी इस वर्क प्रोफाइल में देखता हूँ एज एन IAS ऑफिसर, वो ये है कि आप डे इन डे आउट लोगों से मिलते हो, उनकी प्रॉब्लम सुनते हो, सॉल्व करते हो, गवर्नमेंट स्कीम्स पे काम करते हो, और आपका खुद का जो पर्सनल डेवलपमेंट है वो भी बड़ा अच्छा होता है क्योंकि आप वेरियस सेक्टर्स में काम करते हो। कभी आप एजुकेशन में काम कर रहे हो, कभी आप हेल्थ सेक्टर में काम कर रहे हो, कभी आप इंडस्ट्रीज़ में काम कर रहे हो। तो इस करके आपका डिफरेंट जो एस्पेक्ट्स ऑफ गवर्नेंस हैं उनसे आपका ताल्लुक होता रहता है, और एज अ रिजल्ट आपको ज़्यादा बढ़िया अंडरस्टैंडिंग होती है सिस्टम की, जबकि बाकी वर्क प्रोफाइल्स में शायद ये अपॉर्चुनिटी उतनी ना मिलती। तो वैसे अगर हम बात करें तो बहुत सारे युवा जो ये तो सबसे बड़ी सर्विस है, सबका सपना होता है कि काश मैं भी ऐसा बनूं, बहुत सारे लोग मेहनत भी करते हैं। तो उन सभी मेहनत करने वाले यंगस्टर्स को आप कुछ की प्रिंसिपल या आपकी अपनी प्रैक्टिसेस जो उस दौरान रही थी, जिन्होंने आपको इस सफलता तक पहुंचाया, शेयर करना चाहेंगे? हाँ, डेफिनेटली। देखिए, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपके पास सफिशिएंट मोटिव होना चाहिए कि आप क्यों सिविल सर्विसेज करना चाह रहे हैं।
दैट मीन्स वाई योर वाई मस्ट बी क्लियर। एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली। मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी को देखा देखी कर लें कि कोई और भी मेरा फ्रेंड प्रिपरेशन कर रहा है तो इसलिए मैं भी कर लूँ, या मेरा कोई रिलेटिव का सिलेक्शन हो गया तो मैं भी करूँगा, वो रीज़न ना हो। आपके खुद के अंदर से जो है वो आपकी आवाज़ आनी चाहिए कि आपको सिविल सर्विसेज करना है और क्यों करना है। क्या आपको सिर्फ इसकी मटेरियल लाइफ अच्छी लगती है कि बड़ा ऑफिस होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, नौकर चाकर होंगे, या आप एक्चुअली, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आपको 1-2 साल ही अच्छे लगेंगे, उसके बाद अगर सिर्फ आपने इन मटेरियल एस्पेक्ट्स के लिए सिविल सर्विस में आ गए तो 1-2 साल के बाद यू विल स्टार्ट गेटिंग बोर्ड। तो इसलिए आपका इनहेरेंट अगर फीचर जिसको कहते हैं अंदर से अगर आवाज़ नहीं आती जब तक, तब तक बिल्कुल इसको शुरू ना करें। और अगर मन में आपके ये भावना है कि आपने समाज के लिए काम करना है, सरकार का हिस्सा रह के काम करना है, तो आप इसकी ज़रूर प्रिपरेशन शुरू करें। और मैं कहूँगा कि अगर आपका इस तरह का ओरिएंटेशन है तो इससे अच्छी कोई और सर्विस नहीं हो सकती। इतनी, जैसे मैंने बताया, कम एज में आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज़ देती है, इतने सारे लोगों की लाइफ आप टच करते हो डे टू डे बेसिस पे, 1500 लोगों से मिलते हो, जो आप पॉलिसी बनाते हो वो हज़ारों लोगों तक पहुंचती हैं, आप फील्ड में जाते हो, आप अलग अलग डिपार्टमेंट्स का रिव्यू करते हो, तो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आई वुड से कि सबसे पहले खुद को कन्विंस रखें, क्योंकि जो सिविल सर्विस की प्रिपरेशन है ये काफ़ी एक लंबी मैराथन प्रिपरेशन है। इसमें ज़रूरी नहीं कि आपका 1 साल में ही सिलेक्शन हो जाए, कई बार 4-4, 5-5 साल भी लग सकते हैं। बड़ा एक लंबा सिलेबस है और बड़ी कठिन जो है प्रिपरेशन है। तो उसमें अगर आप मोटिवेटेड नहीं हो स्ट्रांगली तो देयर आर गुड चांसेस कि आप बीच में ही छोड़ दोगे। इसलिए हाँ, खुद को मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें आपने जैसे बताया कि ये एक लंबी मैराथन है, और लंबी मैराथन के लिए आपकी स्ट्रेंथ ही होनी चाहिए कि आपकी वजह क्या है। वजह के बाद भी अब जब आप दौड़ना शुरू कर चुके हो, आपकी वजह क्लियर है, लेकिन आप उसमें चल रहे हो आगे, तो ऐसी कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें कि जिससे कि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं आजकल की, आप देखेंगे कि अलग अलग शहरों के कल्चर और लाइफस्टाइल, तो एज एन यंगस्टर उनको आप क्या बताना चाहेंगे कि उनको किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? सबसे इम्पोर्टेंट तो एक थोड़ा सा उस समय आप सोशली थोड़ा सा कट ऑफ हो जाते हो, क्योंकि आप नेचुरली उतना लोगों से नहीं मिल पाते सोशल गैदरिंग्स में, फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, क्योंकि आप 10, 12, 14 घंटे पढ़ रहे होते हो। तो एक तो नेचुरल सी चीज़ है कि आपको अपना सामाजिक दायरा है, जो सोशल सर्कल है, वो थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, लिमिट करना पड़ेगा। दूसरा, आपको रेगुलरिटी देनी पड़ेगी। ये नहीं संभव कि आपने 1 हफ्ता अच्छी पढ़ाई की और फिर 1 वीक बिल्कुल छोड़ दी। तो कंटिन्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेगुलरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ वेरी क्रिटिकल। तीसरा, यू हैव टू बी मोटिवेटेड इनफ, क्योंकि अगर आप डेली बेसिस पे इतने लंबे पढ़ते हो तो एक टाइम के बाद फटीग आने लगता है, बर्नआउट हो जाता है, मेंटली भी फिजिकली भी आप थक जाते हो। तो आपको मोटिवेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डेली बेसिस पे आप खुद को मोटिवेट करो कि आप जिस चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हो वो इतनी प्रेसियस है कि उसके लिए आप जो है ना, जो अभी की परेशानी है आपको झेल सको। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। एक सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ये आता है कि बहुत सारे मिथ्स हैं कि आप ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, और एज अ रिजल्ट लोग बहुत सारी चीजें पढ़ लेते हैं, बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं, बहुत सारा सिलेबस पढ़ते हैं। अब नेचुरल सी बात है कि आप जितना ज्यादा पढ़ेंगे रिटेंशन कम होगा, आप याद बहुत कम रख पाएंगे। तो इसलिए बड़ा सेलेक्टिवली पढ़ें, मतलब जो काम की चीज है सिर्फ वही पढ़ें और उसको बार बार रिवाइज करें। अगर आप रिवाइज बार बार करते हो तो आप रिटेन ज्यादा कर पाओगे। एंड सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट ये है कि आपको जो सिलेबस है सिविल सर्विसेज का वो आपको बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, सो दैट कोई भी टॉपिक आपके सामने आए तो आप इजीली जज कर पाएं कि ये सिलेबस में है या नहीं है। अगर नहीं है तो उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली लास्ट पिछले 10-15 साल के क्वेश्चन पेपर्स आप गो थ्रू कर लें, उससे यू विल गेट एन आइडिया कि किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं इसमें। तो उससे आपको अपना, जब आप पढ़ाई करेंगे, जब आप अपना सिलेबस पूरा करेंगे, तो यू विल ऑलवेज हैव इन बैक ऑफ योर माइंड कि ये इस तरीके से सवाल फ्रेम हो सकता है। दैट इज इम्पोर्टेंट। एक आज के आपके समय में 2013 की बात है, तब में थोड़ा सा फर्क ये आया है कि अभी सोशल मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा लोगों की लाइफ में हो गया। तो जितने भी लोग इसकी तैयारी कर रहे होते हैं, कहीं ना कहीं ये भी इम्पैक्ट डाल रहा है, क्योंकि वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। हालांकि कुछ चीज़ें इसकी अच्छी भी हैं, लेकिन वो उन्हें डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। सो व्हाट वुड यू से फॉर देम? आई वुड से इट्स आई मीन दोनों इसके एस्पेक्ट्स हैं। नेगेटिव एस्पेक्ट जैसे आपने कहा कि डिस्ट्रैक्शन है, वो बिल्कुल वन हैज़ टू अवॉइड।
और उसका सबसे इजी तरीका ये कि आप अपना सोशल सर्कल लिमिट करें। जैसे मैंने कहा, तो इतना फ्रीक्वेंटली व्हाट्सएप पे या और फेसबुक ट्विटर पे नहीं जाएंगे तो नेचुरली आपका समय खराब नहीं होगा। बट पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि जो करंट अफेयर्स, जो कि एक यूपीएससी प्रिपरेशन का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, कि आप जो करंट में न्यूज चल रही हैं, पॉलिटिक्स है, जो चीज़ें चल रही हैं, उससे आप अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं। सोशल मीडिया आपको उसके लिए बड़ा अच्छा तैयार कर देता है। जब 10 साल पहले जब हम लोग प्रिपेयर करते थे तो द ओनली वे टू गो थ्रू द करंट अफेयर्स वाज द न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स। आजकल न्यूज़पेपर मैगजीन्स तो है ही है, साथ में आपका सोशल मीडिया से भी आप डे टू डे इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहती है। फॉर एग्जाम्पल देयर आर मेनी वेबसाइट्स जो सारे न्यूज़पेपर्स का कंटेंट एक जगह आपको अवेलेबल कराती हैं, तो आप उसके गो थ्रू कर लेंगे तो इट विल बी एज गुड एज कि आपने कई सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए। तो दिस इज यूटिलाइजेशन ऑफ दिस। यस, तो सोशल मीडिया को अपनी स्ट्रेंथ की तरह इस्तेमाल करें और उसको पॉजिटिवली यूटिलाइज करें, ना कि उस पर अपना समय खराब करें। राइट। तो इस सर्विस में आने के बाद निशांत जी, आपको आपकी लाइफ में मेजर चेंजेस, जैसे आपने कहा कि पर्सनली आप बहुत ग्रो करते हैं, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने का मौका मिलता है। दूसरे मेजर चेंजेस और चैलेंजेस, दोनों चीज़ें चेंजेस एंड चैलेंजेस क्या क्या रहे हैं, अगर आप बताना चाहें। सबसे इम्पोर्टेंट चेंजेस तो ये हैं कि सिंस जब आप इस सर्विस में आते हैं तो थोड़ा एक आपका सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है। आप बेसिकली अपने आप को एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आपको कैरी करना होता है। तो यू कैन नॉट बी लाइक कि नॉर्मल बच्चों की तरह, लड़कों की तरह आप बाहर जा रहे हैं या जो भी कर रहे हैं इन जनरल, तो यू हैव टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल बिकॉज आप एक रेस्पॉन्सिबल पोजीशन पे हैं। दूसरा, आपका सोशल सर्कल बहुत बड़ा है, डाइवर्स है, बहुत सारे लोग आपको जानते हैं, आपसे मिलते हैं, तो आपको उनके लिए समय निकालना पड़ता है। आपके जो असाइनमेंट्स हैं वो भी डाइवर्स होते हैं। कभी हो सकता है कि कोई डिजास्टर, हाँ कोई डिजास्टर आ गई, कोई अर्थक्वेक आ गया, कोई फ्लड आ गई, कोई पानी भर गया, कोई बिल्डिंग गिर गई, यू नेवर नो, कोई लो एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई, तो यू हैव टू बी मेंटली रेडी फॉर कि कभी भी आपको मूव करना पड़ सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये चीज़ सिखाती है आपको वो है आपका टाइम मैनेजमेंट, कि आपके लिए टाइम मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आप एक एक अपना दिन का आवर है, एक एक मिनट है, उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करें और बैलेंस रखें। काम को भी समय दें, लोगों को भी समय दें, अपनी फैमिली मेम्बर्स को समय दें, खुद को भी समय दें, खुद की हेल्थ को भी समय दें। टाइम मैनेजमेंट एक बहुत अच्छी चीज़ है जो ये जॉब हमें सिखाती है, सबसे इम्पोर्टेंट ये है। दूसरा चेंज आई वुड से कि आपको चूँकि इन डेप्थ चीज़ों का नॉलेज मिलती है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग की नॉलेज मिलती है, तो आप में थोड़ी सी वो फिर सिंसियरिटी कहें या वो एक एस्पेक्ट आता है कि आप अब चीज़ों को बेटर एनालाइज कर पाते हो। तो जो क्विक रिएक्शन होता है कोई भी चीज़ का वो ना होके कम हो जाता है। अब आप मैच्योरली चीज़ों को, आई वुड से यू बिकम मोर मैच्योर। एक वो खास चीज़ जो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मैं इसको थोड़ा डिटेल में बताना चाहूँगा कि एक ऐसी जगह से, एक छोटा सा गांव और सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और चुपचाप रहने वाला बच्चा अपने आप तक सीमित, देन जो आपके हार्डवर्किंग डेज थे उसमें आप दुनिया में अवेलेबल नहीं थे, सोशल सर्किल आपके लिमिटेड थी, और इन सब चीज़ों में आप कंसिस्टेंट रहे। एक छोटे से गाँव से थे, मैं भी उसी गाँव से बिलोंग करता हूँ, तो मैं समझ सकता हूँ कि क्या क्या चीज़ें चैलेंजिंग रही होंगी, फिर भी आपने लगातार इसमें एफर्ट्स दिए हैं। तो वो एक ऐसी चीज़ क्या है जो एक ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफ्रेंशिएट करती है आपको? आई थिंक एक तो चूँकि जैसे आपने बताया बैकग्राउंड जो था, रूरल बैकग्राउंड था मेरा और गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़े, उतनी बहुत अच्छी पकड़ इंग्लिश पे नहीं थी और बाकी चीज़ों पे नहीं थी। दूसरा, फिर मैंने इंजीनियरिंग की और जब यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं तो यूपीएससी का जो मोस्ट ऑफ द सिलेबस है वो आर्ट्स का है। तो एक तरीके से आपने बिल्कुल स्विच करके और आर्ट्स पढ़ा और उन लोगों से कंपटीशन हुआ मेनली जिन्होंने अपनी ग्रेजुएशन आर्ट्स से की थी। तो वो नेचुरली आपसे ऑलरेडी आगे थे क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन में आपने इंजीनियरिंग पढ़ी और उन्होंने आर्ट्स पढ़ी। तो मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट ये है कि जो बचपन के दिनों का जो स्ट्रगल था, संघर्ष था, वो काम आया। और एक, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, मेरा मानना है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो कंसिस्टेंसी है। आप ये बहुत रेयर आप लोग देखोगे कि जो कोई 12th तक या ग्रेजुएशन तक बिल्कुल कंसिस्टेंट ना रहा और बाद में उसने बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया हो, या ग्रेजुएशन तक बहुत मैच्योर या सिंसियर रहा और बाद में कुछ ना अचीव कर पाया हो। ये चीज़ें धीरे धीरे बिल्डअप होती हैं, ये चीज़ें आपकी डिसिप्लिन है वो आदतों में आता है। तो बचपन से जितना जल्दी हो सके जो है वो डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी अगर आप उसको अपना हिस्सा बनाएंगे तो, एंड कभी भी देर नहीं होती, जब भी आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे कंसिस्टेंट रहना है, डेडिकेटेड रहना है, देन यू कैन स्टार्ट एंड इवेंचुअली इट विल प्रोवाइड यू स्ट्रेंथ। धीरे धीरे करके आप ग्रो करेंगे। जैसे ब्रूस ली की बड़ी फेमस
सेइंग है, कहावत है कि मैं ही यूज्ड टू से कि मैं उस आदमी से नहीं डरता जो 10,000 किक्स की प्रैक्टिस एक बार करता है, मैं उस आदमी से ज़्यादा डरता हूँ जो एक ही किक की प्रैक्टिस 10,000 बार करता है, क्योंकि वो फिर परफेक्शन अचीव कर लेगा। तो कंसिस्टेंसी बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। इन सब के बावजूद भी अपने आप को बेटर रखने के लिए व्हाट यू प्रैक्टिस, लाइक फिट मेंटली, फिजिकली एंड अगेन लाइफ के दूसरे एस्पेक्ट में भी? देखिए, इसमें दोनों चीज़ें हैं। पर्सनल हेल्थ का तो ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। मैं तो फिजिकली भी आई प्रेफर इधर रनिंग और जिम और सम फिजिकल एक्टिविटी, ताकि आप फिजिकली फिट रहो। और या फिर इवन आप कोई वीक में 1 बार 2 बार कहीं आउटिंग, जो आपका शौक है, जैसे अगर आपका क्रिकेट खेलना शौक है वो खेलें, मूवी देखना शौक है मूवी देखें, बाहर कहीं घूमने जाना इंटरेस्ट है, तो एटलीस्ट वीक में कम से कम 4-5 घंटे इतने खुद के लिए हमेशा निकालने चाहिए, कोई वन पर्टिकुलर डे, जो भी आपका इंटरेस्ट है। तो उससे क्या होगा कि इट गिव्स यू मोर एंड मोर एनर्जी एंड आप से बेटर आउटपुट आता है, आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है। इनफैक्ट मैं प्रिपरेशन टाइम पे भी आई वुड सजेस्ट कि आप डे इन डे आउट पढ़ाई कर रहे हैं तो उससे क्या होगा कि फटीग आ जाएगा, बर्नआउट होगा, आपको मेंटली यू विल बी टायर्ड। तो एटलीस्ट वीक में 10 डेज में आप आधा दिन ब्रेक लें और उसमें वो काम करें जो आपको अच्छा लगता है, जिससे आपका एंटरटेनमेंट, यू फील बेटर, एनर्जाइज्ड। एग्जैक्टली। चाहे आप पोजीशन किसी भी पोजीशन पे हो, इवन यू आर इन अ बिजनेस और व्हाटएवर यू डूइंग, बट आपको अपने लिए वो समय निकालना है हर वीक। यस, एब्सोल्युटली। आप इस जर्नी को, क्योंकि आपकी जर्नी 2013 से स्टार्ट हुई, आज तक यहाँ पहुँची है, इस जर्नी को लेकर आपका विजन क्या है, आप कैसे देखते हैं, और इस रोल में आने के बाद कैसे लोगों की लाइफ में एक इन्फ्लुएंस एंड चेंज आप क्रिएट कर पा रहे हैं? देखिए, इसमें जो शुरू में जो आईएएस का एक कैरियर प्रोग्रेशन है, मैं ब्रीफली उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। शुरू के कुछ साल में, पर्टिकुलरली 8-10 साल में, जनरली यू रिमेन एट फील्ड मीन्स इन द डिस्ट्रिक्ट, और आप जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको एग्जीक्यूट कराते हो, लोगों तक वो स्कीम्स पहुंचाते हो। उसके बाद जब आप प्रमोट होते हो तो देन यू सिट एट हेडक्वार्टर विच इज चंडीगढ़ इन केस ऑफ हरियाणा, एंड वहाँ फिर आपका काम होता है कि मॉनिटरिंग ऑफ दोज स्कीम्स फ्रॉम हेडक्वार्टर एज वेल एज फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू पॉलिसीज। तो वो आपका फिर, क्योंकि आपको अच्छा एक्सपीरियंस मिल चुका होता है फील्ड में, तो आप पॉलिसी लेवल पे इंटरवेंशंस करते हो। तो शुरू का अब मुझे पिछले 9-10 साल में मेरा सारा टेन्योर ऑलमोस्ट फील्ड पे ही रहा, और मेरा फोकस रहा कि किस तरीके से गवर्नमेंट की पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करें। बीच में मैं शॉर्टली 1 साल पब्लिक सर्विस कमीशन का सेक्रेटरी था, तो उस दौरान भी हमने रिक्रूटमेंट्स की क्लास 1 ऑफिसर्स की, एंड अराउंड 3000 क्लास 1 ऑफिसर्स वर रिक्रूटेड, और वो सारे एक अच्छी फेयर ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर के थ्रू। और उसमें एक सबसे बड़ा जो बैच था वो HCS का भी था, हरियाणा सिविल सर्विसेज का भी। HCS, हाँ, वो भी हमने रिकॉर्ड आई थिंक 9-10 मंथ्स में रिक्रूट किया था, पूरा एंड टू एंड, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, तीनों एग्जाम से लेकर के। इट्स रियली चैलेंजिंग कि 9 महीनों में पूरी प्रोसेस हमने। एग्जैक्टली, एंड देयर वाज नो लिटिगेशन दैट वे, देयर वाज नो इंटरवेंशन फ्रॉम द कोर्ट्स। तो उसके बाद कोविड का जो पीरियड था वो भी बड़ा चैलेंजिंग पीरियड था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। मैं उस समय करनाल में पोस्टेड था SDC, और वो 1.5 ईयर्स वर वेरी ट्रिकी। उसमें भी हमने जो सामाजिक संस्थाएं हैं उनके साथ गवर्नमेंट के सहयोग से लोगों तक पहुंचने की कोशिश की, चाहे जिसको खाना नहीं मिल रहा उसको खाना पहुंचाया, जिसकी रोजगार खत्म हो गया उसको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ को कैसे इम्प्रूव करें, और वो उन फील्ड में काफ़ी काम करने का मौका मिला। एंड इट वाज वेरी सेटिस्फैक्टरी जब आप अपने काम का रिजल्ट देखते हैं कि लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट होती है। एग्जैक्टली, इट गिव्स यू अ लॉट ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो निशान जी, एक और सवाल, एंड देन उसके साथ मैं आज की इस कन्वर्सेशन को समराइज करूँगा। वो सवाल ये है कि युवाओं में इसको लेकर जोश होता है, वो चाहते हैं, ये करते हैं, लेकिन जैसे मैंने देखा, आपके अनुभव जब सुने हैं, ये एक चैलेंजिंग जर्नी भी है। रेस्पॉन्सिबल तो है ही, यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मैनी थिंग्स, बट आप चैलेंजिंग सिचुएशन से भी गुजर रहे हो। तो यहाँ पर एक रोल होता है इमोशनल इंटेलिजेंस, लाइक इमोशनली आप अपने आप को कितना प्रिपेयर कर पाते हो, क्योंकि कुछ ऐसे डिसीजंस आते हैं जब आपको लगता है कि नहीं, ये नहीं होना है, ऐसा नहीं होना है, आप इन्वॉल्व हो जाते हो। एज ए ह्यूमन बीइंग हम ऐसे ही होते हैं, हमारा ब्रेन पैटर्न्स की तरह काम करता है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का क्या रोल होता है, जो लोग सेलेक्ट हो गए इन सर्विसेज में और जो लोग इसके लिए तैयारी कर रहे हैं, दोनों के लिए, हाउ डू यू कंसीडर दिस? इमोशनल इंटेलिजेंस आजकल बहुत ज़रूरी हो गई है, क्योंकि आपको मल्टीपल प्लेयर से डील करना है। जैसे एज एन एडमिनिस्ट्रेटर यू विल बी डीलिंग विद पब्लिक, ऑफ कोर्स, जो आपके डेली बेसिस पे जिनसे मिलेंगे, यू विल बी डीलिंग विद पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव्स, मीडिया से भी आपकी डीलिंग रहेगी,
कोर्ट से, जुडिशरी से रहेगी, देन आपके जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनके साथ रहेगी, तो मल्टीपल एनजीओज के साथ रहेगी, हेल्थ सेक्टर में डॉक्टर्स के साथ रहेगी, टीचर्स के साथ रहेगी, मतलब मल्टीपल लोगों से आप डील करते हैं। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप, और बहुत बारी आपको ऐसे टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं, बहुत सारे टाइम्स ऐसे आते हैं जब आप खुद को थोड़ा सा लेट डाउन फील करते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस का रोल तब आता है जब आप वो अपने आप को पुल टुगेदर करके और आगे काम करना हो। तो वो बहुत ज़रूरी हो गई है, पर्टिकुलरली आजकल के समय में जब आपकी इतनी डाइवर्स पोर्टफोलियोज आपको हैंडल करनी है। इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर इमोशनली वेरी स्टेबल, क्योंकि आपके डे इन डे आउट आपके काम में आपको कई बार इस तरीके की सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है। तो उसके लिए धीरे धीरे खुद को मेंटली तैयार करना बड़ा ज़रूरी है। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि खुद को मेंटली किस तरीके से रेजुविनेट करना है, चाहे वो कुछ ना कुछ ऐसा कर रहे हैं, हाँ, योगा के थ्रू या जो भी आपका जो फेवरेट है, सो दैट आपका स्ट्रेस बस्टिंग होता रहे, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। राइट। एंड में व्हाट वुड यू से, और आपका एक मैसेज यंगस्टर्स के लिए, उनको आप कुछ कहना चाहें कि हाउ दे कंसिडर दिस सर्विस और ओवरऑल लाइफ में भी? वेल, आई वुड से कि आपके जो भी ड्रीम्स हैं आप उनको फॉलो करें, क्योंकि आप तभी लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल हो पाएंगे एंड खुश रह पाएंगे जब आप वही चीज़ कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। तो इसलिए जो आपके मन में है, जो प्रोफेशन आप चूज़ करना चाहते हैं वही करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, जो आपको जिस चीज़ का इंटरेस्ट है वो करें। उससे क्या होगा कि आप हमेशा खुश रहेंगे और आप अपना 100% दे पाएंगे, एफिशिएंटली काम कर पाएंगे। साथ ही साथ मैं ये भी कहूँगा कि आप वर्क आपका लाइफ का हिस्सा है, पूरी की पूरी लाइफ नहीं है। तो आप फैमिली को भी टाइम दें, सोसाइटी को भी टाइम दें, और एक जिसको कहते हैं रेस्पॉन्सिबल सिटीजन की तरह आप रहें। खुद को भी, खुद के लिए भी समय निकालें। एक बैलेंस बनाना बड़ा ज़रूरी है। हमारे सिविल सर्विसेज में भी अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर उसी को माना जाता है, और चाहे कोई भी प्रोफेशन हो जिसके पास अच्छा बैलेंस हो, जो वर्क लाइफ बैलेंस बना के रखता हो, जो फैमिली, फ्रेंड्स सर्कल, खुद के लिए, जॉब के लिए बैलेंसिंग तरीके से काम करते हैं। अगर कोई भी चीज़ की तरफ हम ज़्यादा करेंगे तो कोई ना कोई हमारा दूसरा एस्पेक्ट लाइफ का सफ़र करेगा। सो आई वुड से कि अगेन कि ड्रीम्स को फॉलो करें और अपनी लाइफ में बैलेंस बना के रखें। बैलेंस इज़ द की, कि आप अपने सारे उन एरियाज़ को आइडेंटिफाई करें जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर ये देखिए कि सबको कितना कब कब आपको समय देना है। यस, थैंक यू सो मच निशांत जी फॉर दिस वंडरफुल सेशन। और जो इंसाइट्स हमें मिले हैं कि हम न केवल सिविल सर्विसेज, लाइफ के दूसरी एरियाज़ भी हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। एक सबसे इम्पोर्टेंट कि कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, और आपका वाई जो क्लियर था ना, इसी वजह से आप इतने एक्टिवली इस सर्विस को कर पा रहे हैं। तो जितने भी लोग सिविल सर्विसेज या किसी भी बड़े वजह के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, यू मस्ट बी क्लियर अबाउट योर वाई। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।